मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2012 के पेपर सेट की, जहां पर हम क्विक रिवीजन करेंगे इस पेपर सेट के सेट नंबर 1 की। तो आइए बिना कुछ देरी किए 2014 के पेपर के सेट नंबर 1 का क्विक रिवीजन करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रश्नों के आंसर को, उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है 2014 सेट का, वह कहता है ये कि 18 वर्ष से कम आयु के अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विचारण कहाँ पर हो सकता है। तो इसके अपराध का विचारण हो सकता है कहाँ पर, किशोर न्यायालय बच्चों का संरक्षण एवं देखभाल अधिनियम 2000 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि निम्नलिखित बंधकों में से किसके लिए लिखित एवं पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह होती है हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधन, मतलब मॉर्गेजेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है हमारा क्या कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक अजात शिशु निहित हित अर्जित करता है कब। तो वह अर्जित करेगा कब, अपॉन इज बर्थ या फिर अपने जन्म पर ही वह निहित कर लेगा। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि ए अपनी भतीजी को 20,000 रुपये का अंतरण करता है। यदि वह अपने पति का अभित्याग कर देगी तो यह अंतरण या ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, तो यह वाइड हो जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तब चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति को सीधा किया गया अंतरण क्या होगा। तो यह वैलिड नहीं होगा, वैध नहीं होगा। किसी अज्ञात व्यक्ति को, जिसको हम नहीं जाने, अननोन पर्सन को किया गया कोई ट्रांसफ़र, ये वह क्या कहलाता है, वह नॉट वैलिड या वैध नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6वां प्रश्न कहता है क्या कि यदि दान के प्रतिग्रहण के पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाए तो दान क्या होगा। तो वह दान वाइड हो जाएगा या फिर वह दान शून्य हो जाएगा। तो उसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि हमला एवं उपताप क्या है, किस प्रकार के दोष हैं। तो मैंने इसके पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी इसको सॉल्व करवाया था। तो यह है क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट के दोनों के अंतर्गत यह दोष हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि एक पुरुष जार कर्म करता है यदि वह मैथुन करता है तो वह किससे करेगा। मैंने बताया था एडल्ट्री के बारे में, मैंने वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए वहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ जाएंगी। और इसका सही उत्तर होगा मैरिड वुमेन से यदि कोई पुरुष जार कर्म करता है तो वह क्या करेगा, एडल्ट्री क्राइम करेगा। ऑप्शन नंबर 2, अब जो कि क्राइम नहीं रह गया, इसको हटा दिया क्राइम कैटेगरी से। ये भी बातें मैंने वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताई हुई हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक कैविएट कितने दिनों तक वैध रहता है। कैविएट का टाइम पीरियड पूछा है। कैविएट एक प्रकार की चेतावनी होती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वह 90 डेज़ का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन अंतरित नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 भावी भरण पोषण का अधिकार, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्यालिपि अधिकार लेखक की मृत्यु के बाद कब तक अस्तित्व में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 60 वर्षों तक। लेखक की मृत्यु के 60 वर्षों तक वह क्या करता है, रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक्स वाई के घर गया और अपना थैला भूल गया, जिसमें 1 किलो मिठाई थी। उस थैले में वाई के बच्चे मिठाई खा गए। वाई का उत्तरदायित्व निर्णित कीजिए। वाई यहाँ पर जो एक्स भूला है थैला, उसके मिठाई का मूल्य देने हेतु बाध्य है। क्यों, क्योंकि वह जानबूझकर नहीं भूला था वहाँ पर, अर्थात उसका कोई मकसद नहीं था उसके घर लाने पर, वह गलती से भूल गया। तो उसका जितना मूल्य होगा मिठाई का वह देने के लिए वाई बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न कहता है क्या कि वाई एक संदूक तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयास करता है, परंतु संदूक तोड़ने पर वह पाता है कि उसमें आभूषण नहीं है। सही उचित उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 वाई चोरी के प्रयास का दोषी है।
ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न कहता है क्या कि बैटरी का विधिक तात्पर्य क्या है। तो बैटरी का जो मीन पूछा है तो किसी व्यक्ति को आशायित या वास्तविक आघात करने को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। मतलब एक्चुअल और इंटेंडेड स्ट्राइकिंग ऑन अ पर्सन इज कॉल्ड बैटरी। ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं 15 की तरफ। 15 क्या कहता है, 15 कहता है कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 32 में प्रदत्त मूल अधिकार के हनन के विरुद्ध किस न्यायालय में कार्यवाही का प्रावधान किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि 32 के अंतर्गत हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, और 226 के अंतर्गत इसका प्रावधान है, हाई कोर्ट का प्रावधान है। तो यहाँ बात 32 की जा रही है, तो आपका सही उत्तर होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसे क्षेत्राधिकार दिया गया। तो मैंने अभी जस्ट बताया किसके दिया गया, हाई कोर्ट को दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 16वें का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न कहता है कि असद्भाव पूर्वक शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब द वर्ड मेलाफाइड मीन्स क्या होता है, बैड फेथ। देखिए यदि बात देखिए 2 प्रकार के फेथ की बात की जाती है, एक को कहते हैं बोनाफाइड, दूसरे को कहते हैं क्या, मेलाफाइड। यदि बोनाफाइड वर्ड आए तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुड फेथ, इन गुड फेथ। क्या, इन गुड फेथ। कोई वर्क यदि गुड फेथ में किया जा रहा है तो उसको हम बोनाफाइड, यदि इसको हम सिंपली बोलते हैं क्या, प्रमाणिक। ठीक, यदि मेलाफाइड वर्ड आ गया तो यहाँ पर जो आशय होता है वह क्या होगा, दुर्भाव वाला होगा। तो इसका मतलब दुर्भाव होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जो 18वां प्रश्न कहता है वह क्या कहता है, वह कहता है कि 7 व्यक्तियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। वहाँ वर्तमान यात्री क्षुब्ध हो गए तथा परेशानी का अनुभव करने लगे। ये व्यक्ति किस अपराध के दोषी हैं। ऑप्शन नंबर 3 बलवा के दोषी हैं। कौन से, बलवा के दोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है कि मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं, मतलब न्यायालय में ले जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, DPSP की बात की जा रही है, तो इन्हें ये वाद्य योग्य नहीं होते, ये इनजस्टिएबल होते हैं। अर्थात इनको कोर्ट में ले जाकर इनके विरुद्ध यदि आपको कोई हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न कहता है कि एक नकली डॉक्टर साधारण चाकू से एक आदमी के आंतरिक बवासीर का ऑपरेशन कर उन्हें काटकर बाहर निकालता है। ठीक, आदमी रक्तस्राव के कारण मर जाता है। ऑप्शन क्या सही होगा, यदि नकली डॉक्टर है और साधारण चाकू, 2 चीज़ों के यहाँ पर जिक्र की गई है, तो यह क्या हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। यदि डॉक्टर होता सद्भावना में करता तो हत्या नहीं होती, लेकिन नकली डॉक्टर है और उसने साधारण चाकू से ऑपरेशन किया है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 21 तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न कहता है हमारा क्या कि ए डी के हत्या के लिए बी को उकसाता है और बी ऐसा करने से मना कर देता है। ए ने क्या किया, जब आप किसी व्यक्ति को क्या करें कि कोई क्राइम करने के लिए उकसाएं, भड़काएं, तो उसको हम बोलते हैं दुष्प्रेरण, या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं एबेटमेंट। मैंने लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के सीरीज में इसकी चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए वीडियोस के माध्यम से वहाँ पर देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लूट डकैती हो जाती है यदि वह एक साथ किया जाए, कितने व्यक्तियों के साथ। यदि हम 5 व्यक्तियों के साथ लूट को अंजाम देते हैं, कम से कम 5 व्यक्तियों के साथ, तो वह लूट नहीं होगी, वो फिर क्या हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 तक चलते हैं। 23वां प्रश्न कहता है कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को दी गई जमानत क्या कहते हैं। मतलब अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है और गिरफ्तारी होने वाली है, और गिरफ्तार होने से पहले यदि बेल मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, या फिर बोलते हैं अग्रिम जमानत। मैंने सभी चीज़ों को वीडियो सेक्शन के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप समझ जाइए, जाकर देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 23 का 4। यदि चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है 24वां कि एक विधायी निकाय द्वारा पारित विधि क्या कहलाती है। लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर बॉडी इज कॉल्ड, वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगा क्या, परिनियम, या फिर बोलते हैं स्टैचू। देखिए सिंपली जब बॉडी कोई लॉ पास होता है तो हम उसको अधिनियम बोलते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पर अधिनियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। लेकिन इस अधिनियम या एक्ट को हम किसके नाम से भी जानते हैं, स्टैचू के नाम से भी जानते हैं ये। लेकिन हमारे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर
4। आपका क्या राय है? इस प्रश्न को थोड़ा सा स्टार लगा के देख लीजिएगा। मेरे को इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से अधिनियम होना चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे कि जो अधिनियम पारित होता है उसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न कहता है कि एक अपराधी को फांसी अर्थात मृत्यु दंड के अस्थायी स्थगन को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि सज़ा में 2 प्रकार के प्रावधान मिलते हैं। या तो सज़ा को क्या कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा, अभी सज़ा नहीं मिलेगी, और जब सज़ा मिल जाए तो जो सज़ा का कार्यकाल है उसमें कमी कर दी जाएगी। तो जब सज़ा को टाल दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राविलंबन या फिर रेप्रीव बोलते हैं, और जब सज़ा में कमी कर दी जाए उसके कार्यकाल में तो उसको बोलते हैं क्या, रेमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिशन बोलते हैं। तो इसमें बात की गई टालने की, तो टालने मतलब रेप्राइव, या फिर हम उसको हिंदी में बोले उसको बोलते हैं प्रावलंबन। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न कहता है हमारा क्या, कि जब प्रस्तावना स्वीकार कर ली जाती है तो वह क्या जाती है? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो देखा होगा तो इन चीज़ों को समझ गए होंगे, आप नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यदि कोई साक्षी मतलब विटनेस न्यायालय में कोई कथन यह जानते हुए भी झूठ बोलता है तो वह किस चीज़ का अपराध करता है? यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाए और अपना जो बयान है वह गलत दे, झूठ बोले, तो वह किस अपराध करता है? तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं परजरी। परजरी मतलब हिंदी में बोले उसको शपथ भंग का अपराध करता है। इसको ही मैंने लीगल मैगजीन्स एंड वीडियोस के माध्यम से इसकी चर्चा आपके समक्ष की है। आप चाहें तो उन चीज़ों को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 तब चलते हैं। 28वां प्रश्न कहता है हमारे का कि निम्नलिखित में से किस देश में बलात्कार मामले में मृत्यु दंड दी जाती है? सभी जानते हैं वह चीन है, जिसको बलात्कार मामले में वह क्या करता है, अपने दोषियों को दंड के रूप में मृत्यु दंड देता है। 28 के बाद जो चीज़ें हैं 28 के बाद 29 जो है वह रीजनिंग का प्रश्न है, उसे सॉल्व नहीं करेंगे। 30 की तरफ चलते हैं कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सबसे ओल्डेस्ट उच्च न्यायालय वह कौन सा है? कलकत्ता का है। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना या उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही लगाइएगा। उसके बाद जो प्रश्न है 31वां वह 31-32 यह क्या है, मैथ के क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे। 33 की तरफ चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का कर नहीं है? तो जो लैंड रेवेन्यू होता है या जो क्या कहते हैं भू राजस्व होता है वह भारत सरकार का अर्थात केंद्र सरकार का कर नहीं होता बल्कि राज्य सरकारों का कर होता है। तो यह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है कि भारत में नेशनल जुडिशियल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में विधिक शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह नियंत्रित होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय विधिक परिषद द्वारा नियंत्रित होती है। कौन? भारत में विधिक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 2014 के फर्स्ट के 35 क्वेश्चन का रैपिड एक्सरसाइज किया, उन चीज़ों को जाना। यदि कोई कन्फ्यूजन हो, इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजनस था, वह था कौन सा? मैंने बोला 24वां, जो कि किसी विधायी निकाय द्वारा पारित विधि क्या कहलाता है? अधिनियम मेरे हिसाब से। और लेकिन हम बात करें इसको, यदि हम आप जानेंगे कि जो अधिनियम पारित किया जाता है उसको हम स्टैचू या संविधि शायद बोलते हैं उसको, या फिर परिनियम दिया हुआ है इसमें, इसलिए मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप जान सकते हैं चीज़ों को, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें सही है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।